नमस्कार। सिटी न्यूज बीसीएन की तरफ से मैं डॉक्टर आलोक मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज पैनल में है श्री राहुल बोंद्रे जी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं और कई शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा में काफी बड़ा काम किया है। हमारे जो दूसरे हैं वो हैं संदीप उर्से जी। संदीप उर्से जी पूना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी के बारे में बताऊं कि संदीप जी सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन लॉ कॉलेज में ये पढ़ाते हैं। हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं गिरीश पांडव जी। गिरीश पांडव जी शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जेएनयू से जुड़े हुए हैं अंबुज मिश्रा जी, जो कि एबीवीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ नागपुर से हैं इमरान शेख जी, एडिटर इन चीफ एनबीसीएन। और हमारे साथ हैं चंदू सुजाता जी, जाना माना चेहरा महाराष्ट्र का जी जी। चंदू सुजाता जी, सिटी न्यूज से। मैं चाहता हूं चंदू जी आप इस विषय को आगे बढ़ाएं और शुरू करें। नमस्कार आप सभी मेहमानों का हमारे इन बीसी और सिटी न्यूज़ के इस महाचर्चा ऑनलाइन शिक्षा पद्धति कितनी उचित इस विषय पर आज एक परिचर्चा रखी हुई है। अभी लॉकडाउन के चलते कई ऐसे हमें बदलाव करने पड़े, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी पूरी जिस पर सिस्टम टिकी है वो शिक्षा पद्धति भी आज बदलने की बात चल रही है, क्योंकि एक कोरोना महामारी के कारण जो हमने आपस में डिस्टेंसिंग बनाने का एक नियम बनाया, उसके चलते शिक्षा पद्धति भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रही है। इन सब चीज़ों का ऑनलाइन शिक्षा पद्धति क्या सक्सेस है, क्या यह टिक पाएगी, और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति होने से रोजगार पर, शिक्षा व्यवसाय के रोजगार पर कितना फर्क पड़ेगा, और वो विद्यार्थी जिन्हें पर्सनल इंटरेक्शन की जरूरत होती है उन चीज़ों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। आप सब माँ बहनों सॉरी आप सभी पैनलिस्टों से इस बारे में चर्चा है। सबसे पहले राजेंद्र जी बोंद्रे के पास जाना चाहूँगा, उनसे पूछूंगा कि ये ऑनलाइन शिक्षा पद्धति आप ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, लेकिन क्या पूरी शिक्षा पद्धति पे यह लागू हो सकती है और ये सही रहेगी? राहुल बंद्रे जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। आलोक जी और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अभी तो एक अलग सा माहौल है। अभी फिलहाल तो कोरोना का जो चल रहा है वो दौर, पूरी दुनिया पूरी रुक गई है एक जगह। पूरा चक्र जो है दुनिया का पूरा रुक गया है। और जहां तक मुझे मालूम है कि ना कभी ऐसा कभी पीछे हुआ था, ना कभी फिर कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पूरी दुनिया एक जगह जो रुक गई है और उसकी वजह से काफी काफी परिणाम हम लोगों को अभी भुगतने आगे पड़ेंगे। तो कहते हैं ना कि कुछ बुरा जब होता है तो उसमें से कुछ अच्छा भी निकलता है। तो मुझे लगता है कि इस कोरोना की वजह से जो भी दुष्परिणाम आगे होंगे तो उसमें से कुछ अच्छा भी निकलेगा। जैसे पीछे नोटबंदी हुई थी तो उसमें से कैशलेस ट्रांजैक्शन एक निकल गया था। तो वैसे ही अभी इसमें से एक ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जो है वो एक शायद बूंद करके शायद सामने आ जाए। तो वैसे तो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जो है काफी दिनों से इस पे बहस हो रही है, काफी दिनों से इस पे काम भी हो रहा है। मैंने खुद मेरे क्षेत्र में, मेरे चिखली ग्रामीण इलाका है सब, लेकिन यहाँ पर इस ग्रामीण एरिया में मैंने एक 7-8 साल पहले ई लर्निंग का जो है वो विषय मैंने शुरू किया। हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि जिला परिषद के जो स्कूल्स थे उस स्कूल्स में पट संख्या यानी उसकी जो रोल पे जो विद्यार्थी है उनकी संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही थी और कई स्कूल्स बंद हो रही थी। तो हम लोगों ने इस पे सोचा कि क्या करना चाहिए। तो उसमें हम एक गरुड़ झेप शिक्षण प्रकल्प करके एक डिजाइन किया और हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। उसमें से एक बहुत सारी बातों पे हमने काम किया, उसमें एक था ई लर्निंग। तो हमने एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अनुराधा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी मदद से हमने स्कूलों को ई लर्निंग करना शुरू कर दिया। तो काफी उसके फायदे हम लोगों को दिखे।
बच्चों को जो शिक्षा पद्धति थी उसमें से ये जो कार्टून्स के माध्यम से या स्टोरीज वगैरह जो है ये स्क्रीन पे अगर दिखाई जाए तो बच्चों की रुचि उसमें बढ़ रही थी। और फिर हमने देखा एक 2 साल में 3 साल में जब हमने मुआयना किया तब पता चला कि ये स्कूलों की घटती हुई संख्या जो है वो अब घटना बंद होके बढ़ना शुरू हो गया है। तो उसका काफी अच्छा असर हम लोगों ने देखा और इस पे हमने और ज्यादा काम राहुल करना। जी, राहुल जी, आपने जैसे बताया कि स्कूलों की घटती हुई संख्या इसके कारण बढ़ गई। ये पर्यायी व्यवस्था एक साथ में पैरेलल सप्लीमेंट्री व्यवस्था थी। जब हम पूरे इस चीज पे जा रहे हैं तो जितनी एजुकेशन संस्थाएं हैं, जितने टीचर्स हैं, इनके पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा। गिरीश जी आपको आ रही सुना? हाँ 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 क्या हाँ, बोलिए। ये ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से जितनी एजुकेशनल संस्थाएं क्या वो टिकी रहेंगी? देखिए, एजुकेशन संस्था और ये ई लर्निंग का जो है, ये तो इनको तो मेल लाना ही है। अभी देखिए, अपन अभी कोरोना से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। आज की परिस्थिति के अंदर में कोई भी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजने के विचार में नहीं है। ये सोचते हुए इसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, जिसे राहुल जी ने बताया कि ई लर्निंग उसमें से एक माध्यम हो सकता है। मगर ये ई लर्निंग जो है ये सभी को सुटेबल है क्या? आज ग्रामीण के अंदर में और विशेषता जो दलित बस्तियां होती है, जहां पर मैंने स्लम एरिया जो होता है, वहां के बच्चों के पास में लैपटॉप है क्या? उसके बाद में एंड्रॉइड फोन उनके पास में है क्या? ये सुविधा भी रहना बहुत जरूरी है। देखो, मेरा विरोध नहीं है ई लर्निंग के लिए, मगर अपने को शासन को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने को ये गरीब तबके के लोगों की भी विचार करना पड़ेगा कि जिनके पास में सुविधा नहीं है उन देश सक्षम है क्या ई लर्निंग चालू करने में? वही तो है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर तबके के लोगों तक ये पहुंचना जरूरी है। अपन विशिष्ट लोगों के लिए किसी रिच लोगों के लिए करना नहीं अपने को। एक रिक्शा चालक अगर बच्चा अगर है उस तक वो शिक्षा पहुंचना चाहिए, ये भी अपने को सोचने का है। इसमें से रास्ता देखो, अब मैं जब सोचता हूँ तो क्या होना चाहिए, जब सोचता हूँ तो आदमी दुविधा में फंस जाता है। आज अगर तुम किसी पेरेंट्स को अगर बोलते कि तुम बच्चों को पढ़ाने स्कूल में भेजना चाहोगे क्या, वो बोलता नहीं। मगर उसी वक्त में बोलता है कि हमारे यहाँ पर बच्चों को अगर ई लर्निंग के माध्यम से बच्चा घर में अगर पढ़ सकता है क्या, वो अगर देखा जाए तो वो भी नहीं है। कल ही हमारे यहाँ के नागपुर के बहुत बड़े डॉक्टर, मिस्टर नाम बताने में हर्ज नहीं है, डॉक्टर बोधनकर करके, उनका कहना ऐसा है कि बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से जो अपन शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ से उनको अभी से इसी एकदम पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा के बच्चों को ये देना भी उचित नहीं है। अब आदमी सोचेगा तो क्या सोचेगा, ये एक सोच वाली बात आ गई कि क्या करना चाहिए। मेरा तो इसमें ये है कि पेरेंट्स को अपने ऑप्शन देना चाहिए कि भैया कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हो तो स्कूल में भेजो, अगर आप अपने बच्चों को घर में ये लर्निंग के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं तो ये जब तक सॉरी गिरीश जी, जब तक कोई चीज कंपलसरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनका इम्प्लीमेंट। हम पहले जहाँ गुरुकुल की बात करते थे, बच्चों को यहाँ से दूर भेज दिया जाता है, आज उसके इसमें हॉस्टल्स हमारे पास में है। अच्छी पढ़ाई के लिए हम अपने घर से बच्चों को दूर भेजते हैं ताकि पढ़ाई में पूरा मन लगा। ऐसे में घर में बैठकर वो क्या पढ़ पाता। मैं मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा जी से, क्या बच्चे घर पे बैठ के पढ़ सकेंगे? आपको क्या लगता है? हॉस्टल में भी आप रहे हो, सारे अनुभव आपके हैं। अंबुज जी आवाज नहीं आ पा रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा है अंबुज जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा। तब तक हम एक काम करते हैं, संदीप बोरसे जी के पास चलते हैं। संदीप बोरसे जी जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, और मैं बताऊं कि पूना में एकमात्र लॉ इंस्टीट्यूट है कि जो कि ऑनलाइन अभी पढ़ा रहा है। संदीप बोरसे जी, आपका अनुभव। आलोक सर जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है DS श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज, जब से लॉकडाउन शुरू है तब से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को ई लर्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं। गिरीश पांडव जी सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमें सब स्तरों का विचार करना चाहिए, लेकिन जब हम पैंडेमिक सिचुएशन देखते हैं तो इसमें शिक्षा देना पॉसिबल ही नहीं था। तो ना शिक्षा देने से ये बहुत अच्छा है कि हम कुछ तो भी शिक्षा दे रहे हैं। सही।
हमारा अनुभव ये है कि 75% टू 80% बच्चे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये बात सही है कि 20% स्टूडेंट इस सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसके पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है और किसी के पास संसाधनों की उपलब्धियां नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि क्लासरूम टीचिंग ये उपयुक्त है, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ इंटरेक्शन होता है, और हम ये मानते हैं कि स्तरीकरण, सामाजिकरण जो होता है बच्चों का, उसमें टीचरों की जितनी भूमिका है उतनी ही भूमिका उनके पीयर ग्रुप, मतलब उनके जो क्लासमेट है, उनकी भी रहती है। बट ये जो पैंडेमिक में है, ये जो क्लास रूम, ये जो ई लर्निंग की जो सुविधा है, ये जरूरत बन गई है। अदरवाइज जो हमारी जो क्लासरूम टीचिंग की सुविधा है वो उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और अदर कुछ एक्टिविटी करने को हमें उपलब्धियां मिलती है। वो संदीप सर अभी जो अपना विषय चालू है, जो कोरोना के महामारी के कारण जो शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की बात चल रही है, उस बदलाव को क्या हमारे यहाँ के सिस्टम पचा पाएंगे? ये देखिए, आप जो कर रहे हैं, जो बोंद्रे साहब ने किया, एक सुविधा देने की बात अलग है। यदि आप ट्यूशन नहीं तो घर पे ई लर्निंग से ट्यूशन ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक पढ़ाई है, हम पूरे शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएशन 11वीं के बाद में 12वीं के बाद में इसकी नहीं है, या स्पेशल बात नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें मेडिकल की भी पढ़ाई है। मेडिकल की पढ़ाई कैसे ऑनलाइन हो सकती है? उसको बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। कई इंजीनियरिंग ऐसे है जो बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता, उनको जाना ही जाना है। तो इसके लिए क्या ऑनलाइन पद्धति पे जोर देना ज्यादा जरूरी? क्या उसकी पर्याय व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती? क्लासरूम छोटे छोटे नहीं हो सकते? इसके ऊपर भी हमको चर्चा करनी है। जी हेलो, अभी अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, हाँ बोलिए अंबर। सबसे पहले तो मैं सबको जैसा कि राहुल जी ने भी बोला कि जैसा कि नोटबंदी में कैशलेस सिस्टम आया, तो अभी जैसे महामारी वाली समस्या है, तो शायद ये ऑनलाइन एजुकेशन उभर करके आया दुनिया की। जैसे मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूं, तो अपने अनुभव के हिसाब से मैं जो चीजें बताऊंगा, दुनिया के बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें पहले से ही, इस महामारी के पहले से ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली नहीं, लेकिन एक तरीके से लागू है, जिनमें कई सारे ऑनलाइन असाइनमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को, बहुत सारे एग्जाम्स के कुछ पार्ट। तो मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी कदम है, लेकिन इसमें भी बहुत तैयारी की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिसमें, क्योंकि हम 100% 100% जो है इस बात को लागू नहीं कर सकते ऑनलाइन, हमको कुछ प्रतिशत रखना पड़ेगा, और जो बचा है उसमें हम कैसे उन चीजों का उपाय निकालेंगे, इसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है। शुरुआत करने से पहले थोड़ी तैयारी की आवश्यकता है, बिल्कुल ये बात है। और जैसा कि अभी विषय चला कि बहुत सारे जैसे मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं या साइंस के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कंप्लीटली तो ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें विषय निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे। जी, आप ये सलाह देंगे कि इसको पार्शियल किया जाना चाहिए, कुछ जो ऑनलाइन हो सकती है, ऑनलाइन जो ऑलरेडी है, अभी कई डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट करती है, वहीं से इसमें हाँ जी, इसमें तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि कितना पार्ट ये ऑनलाइन एफिशिएंट है और कितना ऑफलाइन है। और ऑफलाइन है तो उस ऑफलाइन सिस्टम को, जैसे महामारी का समय चल रहा है, इस महामारी के समय में उसका हम क्या ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक पूरा बहुत बड़ा डिस्कशन, डिस्कोर्स, और इस पे एक प्रॉपरली हमें लगता है गाइडलाइन प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक विषय है। इससे बहुत सारे फायदे और नुकसान भी। जैसे फायदे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि दूर दूर यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो ऐसे कोर्सेज जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है और शायद इंटरेक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल का या बहुत सारे ऐसी सुविधाओं के खर्चे किए बिना अपने घरों में पूरी व्यापक रूप से बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा की सुविधा ले सकते हैं। तो उनका जो गरीब तबके लोग, उनका पैसा भी बचेगा।
जहां तक की एक समस्या आती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, प्राइमरी एजुकेशन या स्टार्टिंग की एजुकेशन, वहां पर अगर इसको अप्लाई करना है, या जो बहुत ही गरीब है जिनके पास फोन या ऑनलाइन की सुविधा नहीं, उस विषय को हम कैसे जो है हैंडल टैकल करें, इस पे भी बहुत तैयारी की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ये विषय बहुत अच्छा है और इस पे काम होना बहुत जरूरी है, लेकिन तैयारी इंपॉर्टेंट है। आलोक जी, क्या संसाधन ही मुख्य कारण है इसको फेल होने के लिए? संसाधन क्या सरकार अवेलेबल करा के दे सकती है? संसाधन अवेलेबल होता है? क्योंकि आज भी कई ग्रामीण संस्थाओं में वहाँ पे कंप्यूटर्स और सारे सामान पड़े, उनका उपयोग तक नहीं हो रहा है। ऐसे कई ग्रामीण ग्राम पंचायत वगैरह जहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर घर में लैपटॉप होना जरूरी नहीं है। शायद हो सकता है 4 लोग 5 लोग मिलके भी, 5-5 6-6 लोग मिलके भी क्लासरूम बना सकते हैं, ऐसा एक ले सकते हैं। व्यवस्था तो वैसी भी हो सकती है, लेकिन क्या शिक्षा पद्धति उस लेवल से चलेगी जो आज जिस लेवल से हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, गुरुकुल से लेके हम हॉस्टल तक आ गए और अब ऑनलाइन पे आ रहे हैं? आलोक जी, मैं 3-4 विषयों के ऊपर आप लोग का, सब लोगों का ध्यान चाहूंगा। जैसे मैं राहुल बोंद्रे जी की बात करूं, तो राहुल जी एक पेशे से इंजीनियर है, तो उन्होंने एक विजन लाया उस समय, आज से 7 साल पहले का एक विजन था कि भाई स्कूल में ई लर्निंग हम कर सकते हैं क्या। तो एक ई लर्निंग के किसी ना किसी को इसका इनिशिएटिव लेना होगा। और पहले जैसे सिलेबस जब डिजाइन करते थे तो ये मालूम होता था कि हमको क्लास में ही पढ़ाना है सब। अब सिलेबस जो डिजाइन होगा वहां से हमको प्रोसेस शुरू करना होगा कि क्लासरूम में क्या चीजें होगी और ऑनलाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको कोरोना के बाद की स्थितियां एकदम अलग है और अब हमको अलग ढंग से सिलेबस डिजाइनिंग से लेके प्रैक्टिकल क्या करना है, कैसे करना है, इस विषय को हमको बैठ के करना है। तैयारी की बात बता रहे थे अनुज जी। तीसरी बात अगर मैं बताऊं कि संसाधन के बारे में बात करूं, तो संसाधन के बारे में बात करूं तो अब हम लोग देख रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है लेकिन मोबाइल है जी। और मोबाइल में भी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब सब देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे सब लोग हैं, फेसबुक पे सब लोग हैं, हर व्यक्ति अवेयरनेस है इंटरनेट से भी, इंटरनेट से। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, सिर्फ हमको उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको करना होगा और इम्प्लीमेंटेशन में सब लोगों को साथ में लेके। और इसमें मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल विल पावर जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, सब लोगों को साथ में। और ऐसे लोग जो है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, पांडव जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, राहुल जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, जिनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ऑलरेडी जिन्होंने कोई सरकार की मदद न लिए बिना ये सब कार्य शुरू किया है, तो ऐसे लोगों को साथ में लेके टास्क फोर्स बना के, एक महाराष्ट्र लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाया जाए, एक हिंदुस्तान लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक टास्क फोर्स बनाया जाए और इस दिशा में इसको प्लान करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आलोक जी, आपने सही कहा, ये बात भी का एक है, मगर अब की स्थिति की एक मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी दूं, एक कंडीशन बताऊं कि अब कोरोना की स्थिति है ना। कई शिक्षण हमारे ऑफिस में कई बार कई कंप्लेंट्स आ चुकी है, कई शिक्षण संस्थाओं ने जो अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है और कई स्टूडेंट्स के पास वैसे फैसिलिटी अभी नहीं है, जैसे गिरीश जी ने बताया, गिरीश ने बताया कि कई फैसिलिटी नहीं है और वो फीस लेना शुरू है उनका। कोरोना की वजह से 3 महीने हो चुके हैं, कोरोना की वजह से कई लोगों की इनकम सोर्स बंद हो चुकी है और उनको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, जैसे ऑनलाइन अगर आप एजुकेशन करोगे, ई लर्निंग करोगे तो कम से कम एक मोबाइल लगेगा और मोबाइल फैमिली को पता है नहीं है, वो नहीं पता, लैपटॉप लगेगा, इंटरनेट लगेगा। इमरान जी मैं आपके बात समझ रहा हूँ। देखो दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये क्या, हमारा जो देश है जहाँ पे 80% लोग गाँव में रहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, अब उसमें अगर हम ये सब बात करेंगे तो दिक्कत है, ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं है। आज भी कई पहले सेशन में सब लोगों ने इस चीज को भाई अभी आवश्यकता बता दिया, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम, इसके अच्छे परिणाम हमको दिख रहे हैं, लेकिन दुष्परिणाम आज कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर टिका हुआ है। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट टिका हुआ है। ऑनलाइन करने के बाद में एक इंस्टीट्यूट एक जगह से अप्लाई करके सारे पूरे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है। ऐसे समय सिर्फ मात्र टेक्निकल लोग उनको लगेंगे। जो टीचर्स लोग हैं, जो टीचर्स के अभी डीएड, बीएड और एमफिल, ये जितने सारे कोर्सेस होते पूरे, इनका जो एम्प्लॉयमेंट जुड़ा, इस पे क्या असर नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। बच्चों के साथ में मैं एम्प्लॉयमेंट की सिर्फ पढ़ाई नहीं, 100% पड़ेगा। इसमें दो बात, पढ़ वो भी लेता है, दो दुष्परिणाम है। जिसके पास नहीं सुविधा वो भी पढ़ लेता है, जंगल में बैठा व्यक्ति भी पढ़ लेता है जिसको पढ़ने की इच्छा हो पढ़ा। लेकिन जो इसके साथ में पूरा हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर इसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक बेस, एजुकेशन का बेस बना हुआ है, इसमें पूरा हम देश का भविष्य निर्माण करते हैं इस पद्धति से। क्या घर बैठे किसी को
अपने माँ बाप के बीच में उतने आसानी से पढ़ाया जा सकता है जितना हम क्लास में पढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तो है। हम चर्चा उस पर करें। सर, देखो, सुविधा है नहीं है ये तो होती रहेगी, वो टीचर्स का जो इंटरेक्शन रहता है। आज भी हम जब पढ़ते थे, आज भी हमारे गुरु यदि रास्ते से गुजरते हैं तो हमारे सर झुक जाते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े हो गए, सामने से गुरु निकलेंगे तो हमारा सर झुक जाएगा। वो चाहे चौथी में पढ़ाया हुआ भी हो, हमें याद है तो हमारा सर झुक जाता है उसके सामने। जो ये पद्धति थी, जो मान सम्मान की पद्धति, जिसके कारण एजुकेशन एक्चुअल होता था, और शिक्षक ने जो बात बोल दिया वो बात पत्थर की लकीर होती थी। क्या ऑनलाइन में ये सिस्टम अंबुज चल पाएगी? क्या किसी के प्रति रिस्पेक्ट पैदा हो पाएगा? क्या संस्कार हम घर में बैठे दे पाएंगे? संस्कार ऑनलाइन पद्धति से दिए जाएंगे? ऑनलाइन में बहुत सारे, सिर्फ एक 2 और 2 4 पढ़ा देना, 2 और 2 4 ही होते, 5 नहीं होते, 3 नहीं होते, ये पढ़ा देना और उसके साथ में उसके संस्कार देना, बहुत बड़े। अब क्या बात बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, इसमें एक बहुत अच्छा शेर से मैं शुरू कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझकर थोड़ी नादानी दे मन। अंबुज सर, मैं बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन जो है उठाया गया इसमें, लेकिन एक हमें समस्या को, पहले कोई भी किसी चीज का हल निकालना है तो हमें सबसे पहले समस्या समझनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि समस्या जो है वो इस तरह की है कि जैसे महामारी के दौर आ गए, हमें समस्या के लिए तैयार होना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हमेशा के लिए या शिक्षा को पूरी तरीके से 100% ऑनलाइन कर दें। हमें धीरे धीरे ये जो, जैसे हमें समस्या मिली, समस्या के साथ हमें ये लगा कि शायद इस तरह की कोई ऑनलाइन एजुकेशन की तरीके से हम इस तरह की समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो अब से हमें शायद हर शिक्षा सिस्टम को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा इस तरह कि अगली बार हमारे पास इस तरह की समस्या, जैसे कोरोना वाली समस्या आती है, कोरोना जैसी समस्या, महामारी, तो उसके लिए हम पहले से तैयार हो। इस समय कोरोना महामारी के समय में समस्या इसलिए पैदा हो रही क्योंकि हम तैयार नहीं थे शायद इसके लिए, और ये तैयारी धीरे धीरे करके, जो मैंने तैयारी वाली बात करी, गाइडलाइन चलाने की बात करी, उसमें धीरे धीरे सभी एजुकेशन सिस्टम, चाहे प्राइमरी हो, आपका कॉलेज सिस्टम हो या आगे का हो, हमें धीरे धीरे इनके साथ समस्याओं को पॉइंट आउट करके उनके साथ तैयार रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम उनको कंप्लीटली इंप्लीमेंट ही कर देंगे, ये बात नहीं है। बात यह कि हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। जब हमारे दिमाग में समस्या है तो हमेशा उसके लिए तैयारी भी रखते हैं, और इसके साथ मुझे लग रहा है कि काम करना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि मेन मुद्दा है। कोरोना की हम जहाँ बात करते हैं, हमने 4 लॉकडाउन पूरे देख लिए। पहले लॉकडाउन में सारा हो रहा है कि 500 कोरोना के मरीज थे, आज 2.5 लाख के ऊपर मरीज है, पूरा देश खुला हुआ है। धीरे धीरे लोग इसके आदी हो रहे हैं, इससे बचना भी सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके ये सेटल होना है, कोरोना ने सेटल होना है, या तो हमारे साथ में सेटल हो जाएगा या चल जाएगा। तो क्या हम 6 महीने एजुकेशन रोक नहीं सकते? कि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के तौर पे होना चाहिए, ऑप्शन के तौर पे भी होना चाहिए, जहां पर हम कंप्लीटली जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं वहां पर हमें करना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन है, ये हमारे लिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे लिए। राहुल जी, क्या 6 महीने के लिए शिक्षा को रोका जा सकता है? क्या नहीं रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? जब है हमारे पास ऑप्शन तो क्यों रोकना चाहिए? अच्छा, आपने कहा कि ऑनलाइन पद्धति से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मैं नहीं मानता हूं कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। राजीव जी ने जब कंप्यूटर्स लाए थे तभी यही बात हुई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वो गलत बात है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। दूसरी, आपने संस्कार की बात कही, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अलग अलग संस्कार होते हैं। अगर करना चाहे तो ऑनलाइन में और भी अच्छे संस्कार हो सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन की 2 बातें हो सकती है। एक, फायदा किसमें ज्यादा है, और दूसरा, अच्छा कौन सा है। क्योंकि फायदा अगर ज्यादा है इसका मतलब वो अच्छा ही हो, जरूरी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ऑनलाइन में फायदे बहुत ज्यादा है ऑफलाइन की तुलना में, लेकिन अच्छा कौन सा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी उतने ही ज्यादा है। क्योंकि फिर बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स के एडिक्ट हो जाते हैं उसमें, और जितनी अच्छी बातें उतनी बुरी बातें भी उसमें है। तो डिपेंड करता है कि बच्चा उसमें से क्या निकाले, अच्छा लेगा या बुरा लेगा। तो टेंडेंसी होती है कि बुरा जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो बुरी की तरफ जाएगा। तो इसलिए जैसे अंबुज ने कहा, तो मैं भी वही कहूंगा कि दूध में चीनी कितनी चाहिए, बस उतना चाहिए कि उसकी मिठास बढ़ जाए। तो ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, लेकिन वो 100% नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है व्यवस्था के रूप में, एक सप्लीमेंट के रूप में रहे वो। संदीप जी आप बोलना चाह रहे कुछ?
हाँ, मैं आप जो संस्कारों की बात कर रहे हैं उसके बारे में एक बोलना चाहता हूँ। जब हम अभी लेक्चर ले रहे हैं तो बहुत से टाइम ऐसे भी हो रहा है कि बच्चों नहीं, सिर्फ वो स्टूडेंट नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो उनके माताजी और पिताजी भी वो लेक्चर अटेंड करते हैं। उनके रिस्पांस हमें आते हैं कि सर लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। और जो ये संस्कारों की बात कर रहे तो हमें ये जो पेडागॉजी जो बोलते हैं हम, कि अध्यापन कला हम क्लासरूम टीचिंग में यूज करते हैं, वही हम ऑनलाइन टीचिंग में नहीं यूज कर सकेंगे। हमें उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा समय के अनुसार। क्या बदलाव लाना होगा संदीप जी? जैसे कि मतलब हम ऑनलाइन टीचिंग में हमें बहुत स्कोप मिलता है। हम जो वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो दिखा सकते हैं, एनिमेशन दिखा सकते हैं, और ये भूमिका जो है टीचरों की और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत बढ़ जाती है क्लासरूम टीचिंग के से भी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। आजकल तो प्रेजेंटेशन से सारे क्लासरूम में भी हो रहे हैं। क्लासरूम में भी एक्चुअली मैक्सिमम जगह भी कंप्यूटर से पढ़ाया जाता है। चंदू भाई भी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हम क्लासरूम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं अभी। कोरोना का जो डर है तो हमको क्लासरूम से जाने से रोक रहा है। अब मुद्दा ये है कि क्लासरूम में डर, मैं यही तो बोला, क्या शिक्षा को 6 महीने आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? डर नहीं, लेकिन अब राहुल ने कभी तो निकलेगा। डर जिंदगी भर तो रहेगा नहीं कोरोना का। और कोरोना के बाकी जो हम आज एजुकेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसके लिए इससे जुड़े हुए सारी दुनिया इसी से जुड़ी हुई है। हम एजुकेशन को यदि शुरू करते तो जितने दूसरे सारे के सारे व्यवसाय बोलो, दूसरे प्रोग्राम बोलो, दूसरे गैजेट बोलो, कहीं ना कहीं इसको आगे चलना मिलेगा ना आज, क्योंकि एजुकेशन कंपलसरी है। बाकी ठीक है, आज थिएटर्स आपने रोक दिए, शादी आपने रोक दिए, एजुकेशन कहां तक रोकोगे? यदि देखो आ गया विद्यार्थी यदि कोरोना से लड़ लेता है तो निश्चित एक दिशा बनेगी इसके लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब कोरोना की स्थिति आई तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करें, नहीं हमने क्या किया, उस समय छुट्टियां थी तो चलिए वो ठीक था। क्या किया हमने कि भाई ठीक है, जो परीक्षाएं को हम प्रमोट कर सकते हैं, स्टूडेंट को जहां प्रमोट कर सकते हैं उनको प्रमोट किया। अब फाइनल ईयर के बच्चों को हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते। अब उसमें पॉलिटिक्स आ गया। गवर्नर बोल रहे हैं कि नहीं, एग्जाम फाइनल ईयर के हमको लेना मैंडेटरी है, ठीक है। सरकार कह रही है कि नहीं, परीक्षा नहीं ले सकते हम। अगर परीक्षा लेंगे और 6-7 लाख बच्चों को हम रिस्क पे नहीं डाल सकते। अब ये डिबेट अभी भी चल रहा है कि लेना नहीं लेना। अब बच्चों को नहीं पता है कि परीक्षा उसको देना है फाइनल ईयर वाले को कि नहीं देना है। अभी ये चल रहा है अपने। तो मेरा यह आलोक जी, अपना आज विषय कोरोना का नहीं है, कोरोना से रिलेटेड जो परिणाम हो रहे उसके लिए। लेकिन क्या हम अभी देखें, आज जैसे मार्केट कल से पूरा खुला हुआ है, मैं अभी यहाँ पे बहुत आपको मैं दिखा सकता हूँ पूरा के मार्केट में किस प्रकार का रश है। ऑटो में 7-7 8-8 लोग बैठ के जा रहे हैं और कहीं इतने मरीज पैदा नहीं हो रहे जितने बताया जा रहे, जितना डराया जा रहा। इसको कोरोना को समझना होगा हमको, कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना का जितना पैनिक बनाया उसको कहीं ना कहीं वापस कंट्रोल करना पड़े। ये सरकार के भी समझ में आ गई है कि जितना खतरनाक स्थिति थी उतनी खतरनाक स्थिति, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ कम है। तो इस चीज को लेके जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति से एक शुरुआत हो सकती। ठीक है, लोग कह रहे कि हमारे बच्चे टेस्टिंग किट नहीं है, हम जब तक आप लोग उसको पक्का नहीं करोगे, हम स्कूल में नहीं भेजेंगे। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों पे आप टेस्ट मत करो। तो राहुल जी के ऊपर आऊंगा मैं। नहीं, राहुल जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है, तो आप किस पक्ष में हैं? परीक्षा होना चाहिए या परीक्षा नहीं होना चाहिए? ये तो जटिल विषय है कि वो राय देना है कि क्या, क्योंकि नहीं राहुल जी, मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और आपने इस विषय पे काफी काम किया है। ये सही है। मैं सिर्फ आलोक इतना बोलना चाहूंगा कि हाँ, परीक्षा होनी चाहिए और वो ऑनलाइन पद्धति से हो सकती है और उसके लिए सरकार को तैयारी करनी चाहिए। देखो चंदू जी, मैं जो बात कह रहा था ना, मैं जो बात कह रहा था कि ये सब इन्होंने इतने छोटे से इसमें ये सब चीजें बता दी। अब यहाँ पे तो युद्ध में जानना चाहूंगा कि जो सीधा पास ऑन करने के सिस्टम है उसको कितना फेवर करते हो गिरीश जी? जी सर, परीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें अगर आप इस डिबेट में जाओगे तो आपको इसमें से रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा तो कहना ऐसा कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है
जैसी मेडिकल से रिलेटेड है, उसके बाद में टेक्निकल से रिलेटेड है, ऐसे इसके तो प्रैक्टिकल जहाँ है वहां पे एग्जाम होना बहुत जरूरी है। भाई टीए बीए बीकॉम अगर आप एग्जाम ले रहे हो वहां पर तुम प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। आज अगर आप एमबीबीएस इंजीनियरिंग के बच्चों को अगर तुम प्रमोट कर दोगे तो कल अपने उसके क्वालिटी क्या निकलेगी ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो एग्जाम नहीं होना चाहिए तो मेरे को उचित नहीं लगता है। एग्जाम होना चाहिए, इसमें से कैसा होना, जैसे राहुल जी ने भी बोला है कि ऑनलाइन अपन एग्जाम ले सकते हैं, ये एक रास्ता हो सकता है, मगर एग्जाम होना चाहिए फाइनल ईयर की तो भी होना चाहिए। और जहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है, जिसके ऊपर में अपना देश का फ्यूचर इस पर डिपेंड रहता है, उनका तो उस क्वालिटी तो निकलना चाहिए। कल ऐसा हो जाएगा कि बिना पास किया बच्चा कल डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो क्या देगी तू? तो मेरा तो कहना ऐसा कि इसके अंदर में एग्जाम तो होना चाहिए। संदीप जी, मेरा भी यही मानना है कि एग्जाम होनी चाहिए, लेकिन जब हम ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें बहुत मर्यादा आ जाती है, तो इससे हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अम्बुज, परीक्षा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो बच्चों ने साल भर इस हिसाब से पढ़ा कि हमको क्लास में बैठ के 3 घंटे बैठ के लिखना है, उनके हाथ में यदि हम अभी कंप्यूटर दे दें कि तुम ऑनलाइन एग्जाम दो, तो क्या पॉसिबल है? सर, मैं 2-3 बातें इसमें बहुत जो विशेष है वो कहना चाहूंगा और थोड़ी सी एक दूसरे से अलग है। पहली बात तो मैं एक जो बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई कि आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, तो हमें आपत्तिकाल में क्या करना है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और 2-3 सक्सेस स्टोरीज भी मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है दिल्ली में प्रयास, डीयू के लिए प्रयास किया, बोला कि प्रमोट कर दिया जाए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी। तो एबीपी ने एक मुहिम चलाई थी इस बीच में पिछले महीने, जिसमें बोला गया कि हम मास प्रमोशन के अगेंस्ट हैं। बहुत सारे और तरीके, जैसे असाइनमेंट सबमिशन है, ये इस तरह की चीजें हैं, वो करी जाए और वो करी जा रही है। और एक और बड़ी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जेएनयू से पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस से फॉरेस्ट इकोलॉजी में कर रहा हूँ। तो हमारे सेंटर में जो एंड सेमेस्टर एग्जाम, सेशनल और एंड सेमेस्टर एग्जाम दोनों ही सफलतापूर्वक लिए गए। सारे स्टूडेंट बहुत ही बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स को दिया गया इस तरह की, उनको मॉर्निंग में पेपर दिया जाता था और आप उस पेपर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, जब आपको एग्जाम पेपर दिया जाता है और असाइनमेंट आप डिफरेंट सोर्सेस का यूज करके आप लिखते हो, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, एकेडमिक्स में हूँ, तो जब आप इस तरीके से आप चीजें ढूंढते हो तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है और वो आप चीजें और ज्यादा ग्रास्प करते हो। और उस टाइम सिर्फ ये नहीं होता आपने रट करके उगल दिया, वो ये होता क्योंकि आप पढ़ते हो, उसमें से छांटते हो, तो इससे एजुकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। जो समस्याएं हैं उनको तो देखिए, जब तक हम समस्या में कूदेंगे नहीं तब तक हमें उसके ड्रॉबैक नहीं समझ में आएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास समस्या आई है और हमें इसमें कूदना चाहिए और इसमें जो गड़बड़ पॉइंट्स हैं, जिन पे समस्या है, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। और इसमें सभी, जैसे आलोक जी ने बोला कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स और दूसरी चीजों को बिल्कुल खत्म होकर के हम सभी को एक साथ आकर के समाज के विकास के लिए, स्टूडेंट के विकास के लिए, एजुकेशन और सोसाइटी के विकास के लिए एक साथ आकर के जो समस्याएं हैं, जो फायदे हैं, इन सबको एक साथ आकर के बताना पड़ेगा। न केवल समस्याएं बतानी पड़ेंगी, उसके साथ साथ हमें समस्याओं का सोल्यूशन भी सोचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ समस्याएं गिनाते रह जाते हैं और लेकिन हम सोल्यूशन की बात नहीं करते। तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव होकर के समस्याओं के साथ साथ जो प्रोबेबल सोल्यूशन हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करना और ये रखने चाहिए, और उसमें से जो प्रोबेबल सही सोल्यूशन है हमें ऑप्ट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सभी को एक साथ मिलजुल के ये आपका सोल्यूशन बढ़िया हो सकता है कि जो थ्योरेटिकल पेपर है घर पे उनको पेपर दे दिए जाए, घर से अपने ढंग से वो लिख के आए। पर चंदू भाई, इसमें फेयर एग्जामिनेशन कैसा होगा? नहीं होगा नहीं, जो बताया, जो रिसर्च करके उसको लिखना है। सबके आंसर कोई बुक के कॉपी किए हुए आंसर वो समझ में आ जाता है जो पेपर वैल्यूएशन करता है। तो ये बहुत अच्छी इसका प्रयोग शायद अमेरिका में भी इस टाइप से हो रहा है कि घर पे बैठ के आप किताब में से देख के अपने ढंग से आंसर लिख के दे दो। जो सक्सेसफुल किया हमने, हाँ प्रैक्टिकल है वो जाके भले आप कॉलेज में करो, थोड़े स्टूडेंट जाके जाओ। राहुल जी, आप कितना सहमत है इन चीजों से कि पेपर यदि घर पे दे दिए जाए तो सॉल्व करने को, सुबह दे दी जाए, शाम को ले लिया जाए? होता है ऐसा, बहुत यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में तो यही हो रहा है। नहीं, अम्बुज, पेपर घर पे दिया जाता है क्या? हर सब्जेक्ट देना पॉसिबल है क्या अम्बुज? ये भी हर सब्जेक्ट देना पॉसिबल है? चलो अम्बुज, आप सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? देने से तो चंदू भाई जो बोल रहे हैं वो तो अच्छा तरीका है। कम से कम उसको किताबें तो ढूंढनी पड़ेगी। एक बार क्या लिखा हुआ है इससे पढ़ना तो होगा। और उसने साल एक बार हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, जब हमारे पास क्वेश्चन, जी
अंबुज जी, क्या मैं कह रहा था क्या क्या कि घर में जब बैठ के जैसे पेपर हमने लिखा बोला जाता ढूंढनी है? पड़ेगी क्योंकि बोलो 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 अंबुज, बोलो आप। बोरसे सर, आप इस बात से सहमत है क्या? बोरसे मैं सर। मैं इस बात से सहमत हूँ। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देके आप उनसे एग्जाम ले सकते जी, हैं जी। स्टूडेंट से, मेरी और आवाज आ रही उनका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है। गिरीश जी, आपकी राय? जी नहीं, देखिए मैंने आखिर मेरा तो कहना वो ये कि क्वालिटी वाली बात है उसमें, जी। कि अपन क्वालिटी देखना चाहती नहीं देखना चाहती। देखिए आप जो बोल रहे हैं कि घर पे पेपर छुड़ाना चाहिए, ये अच्छा रास्ता है, मगर देखिए आप अपन जो सोच रहे कि अदर कंट्रीज के अंदर में ऐसा होता है, वहां पर असाइनमेंट जो सबमिट किया जाता है तो उनके इसमें पूरे गूगल के ऊपर में बाकी सब फीड रहता है। जी, जी। अगर कोई कॉपी करता है तो पता चल जाता है। पकड़ा जाता है। अपने यहाँ पर सब वो सुविधा है ही नहीं, है ही है नहीं। सर, है। अभी हाँ यूनिवर्सिटी पीएचडी में यदि आपका पेपर सबमिट करना तो आप कॉपी नहीं कर सकते हो, सारा ट्रेस हो जाता है, कहीं से आप गूगल जी, करके नहीं ले अगर सकते। इस हाँ तो हाँ, मेरे साथ के अगर स्टूडेंट्स ऐसी कई सुविधा उसमें अगर है तो लटक गए, मेरे साथ के स्टूडेंट्स कई उसमें। हाँ, अपने ऐसा अगर है तो अच्छी जी। बात है। नहीं, क्या है अपने को अभी बात अपना जो जो भी सब्जेक्ट जो है कोरोना टेम्पररी से जो रिलेटेड अपन इस पर बात कर पास रहे हैं, आउट कर देना और एक एग्जाम जनरल लेना, एजुकेशन सिस्टम हम के इसके ऊपर बीच है का तो रास्ता कोरोना निकालेंगे से रिलेटेड। जी। जो पास आउट कर देना बिना एग्जाम के और घर में बैठ के एग्जाम लेना, हाँ, वो अपने घर पे बैठ के एग्जाम लेना, ये सब अपने को सोचना पड़ेगा। जी। ये हम तुम अभी ऐसी ये डिबेट के अंदर में बात करके होने वाला नहीं नहीं, है, ये कहीं ना कहीं। रास्ता तो साहब ऐसी जी डिबेट में से निकलेगा ना। क्या होता है हाँ, सर, तो नहीं तो कई बार वहां इसमें बैठे हुए जी, एसी में जी बैठे चंदू हुए भैया, मीडिया अबूज वाले जी ने निकाल बोला नहीं देंगे। था नहीं, आपातकाल ग्राउंड स्थिति से में अपनी कुछ तो बात ग्राउंड निकालना से निकल रही चाहिए। जी है, जी अपनी बात ग्राउंड के जी नीचे से जी निकल रही है। जी चंदू भैया, मैं आपसे आपसे वही आपसे सहमत हूं मैं, मगर ये इसमें कहीं ना कहीं यानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट करके आप आपके सरी के लोगों को उस पैनल में लेके ऐसी राय लेके इसमें से कुछ सोल्यूशन निकालना जरूरी है। क्योंकि इसमें पेरेंट्स को लेना जरूरी है, टीचर को लेना जरूरी है, एजुकेशनिस्ट को लेना जरूरी है, आपके सरी के जो लोग हैं इन लोगों को लेके इसमें से जो निचोड़ जो निकलेगा वो आपको सामने में लाना पड़ेगा। कि आप किसी एक व्यक्ति को लेके या किसी बात को लेके अपन डिसीजन नहीं ले सकेंगे इसके अंदर में। आपने जैसे पहले कहा, आपने संस्था के प्रति विचार करना है, आपको जो पढ़ाने वाले उसके प्रति विचार करना है, पेरेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोचना है। अपन किसी एक व्यक्ति को लेके अपन डिस्कस नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बहुत सोचने वाली और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके एम्प्लॉयमेंट की भी अपन चिंता कर रहे हैं। जी जी, आपने एकदम सही। हाँ, लोगों की क्वालिटी निकले अपन इस पे भी चिंता करें, लोग ऐसे पास आउट जी अपन हाँ, चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये सब नहीं हो तो उसके लिए पर्याय व्यवस्था भी हम लोग देख रहे हैं। चर्चा में वही निकलेगा और चर्चा के माध्यम से आप लोग जी सरकार के प्रतिनिधि वहां तक बात पहुंचाएंगे ना, हम भी पहुंचाएंगे, आप भी पहुंचाएंगे साथ में, तो कहीं जाके रास्ता निकलेगा ना। जी जी। क्या है चंदू जी, एक्चुअल में क्या है कि घर में बैठ के पेपर लिखना ये अपने आप में, अभी आप अगर बोले किसी को एक्सेप्ट करना तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो, इसलिए सब लोग मंदमंद मुस्कुरा रहे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल, जैसे अपने देश में अब भाई 3 घंटे जाके परीक्षा देना है, पेपर देना है, और उसके बाद में आप अचानक बोलो कि घर पे पेपर दे दिया, इसका मतलब क्या है? तो इसके कारण क्या है कि थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। राज्य की बात बताओ देना आलोक जी बहुत मुश्किल है। आलोक जी आपको मैं बता दूं, आपके पास समय रहता है, आप जो लिखना चाहे लिख दो। यहाँ दिन भर सोचने में निकल जाता क्या लिखना, आखिरी 3 घंटे में आदमी लिखता, पेपर पूरा नहीं होता उसका। और उसमें कंडीशन अपने देश में स्कूल से ज्यादा ट्यूशन क्लासेस चलती है। स्कूल में पढ़ने के बाद भी इंसान पढ़ नहीं सकता, इसलिए ट्यूशन क्लास लगाता है। तो क्या ऑनलाइन घर में कर लेगा सब कुछ? नहीं, ट्यूशन का अलग डिफरेंट मैटर है इमरान। नहीं डिफरेंट मैटर नहीं, मैटर वही है, मतलब चीज है सस्ता। आज एग्जाम का हम जा रहे सीधा एग्जाम तक के, एग्जाम तक कैसे वो भी कैसे ऑनलाइन ले ले, अपने ऑनलाइन सिस्टम पूरी है नहीं, एजुकेशन की नहीं, एग्जाम की नहीं। हमारे पास में अचानक से ये एक महामारी आई हुई है, इसके लिए हम लोग किसी प्रकार से तैयार नहीं थे। तो इसमें से क्या रास्ता निकलता ताकि हमारी सिस्टम भी बनी रहे, एजुकेशन भी खराब नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट भी टिका रहे, और आने वाली पीढ़ी कम से कम ये दिमाग में लेके नहीं आया मुझे तो ऐसे पास कर दिया था, मैं तो और अच्छे मार्क मिल सकते थे, ये दिमाग में उसके नहीं आया। इमरान जी, उसका जो पेपर जो सेट होगा ना, वो पेपर भी इस प्रकार से सेट होगा कि आपको कोई डेफिनेशंस और ये सब नहीं पूछा जाएगा उसमें। पेपर सेटिंग ही आपका, पेपर सेटिंग इस प्रकार से होगा कि आपको जो कॉपी करना है तो वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना है। आलोक जी, इसमें क्या होता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी होती है ना, उसमें हर तीसरे चौथे इसका क्वेश्चन अलग रहता है। हम सामने वाले की कॉपी नहीं कर सकते,
तो वही ऑप्शंस वाला है वो तो वो अलग, उसको बिना एक अलग उसको उस समय भी किताबें छान के पढ़नी ही पड़ेगी, कोई के बोलने से करने से नहीं होगा। राहुल जी कुछ बोल रहे हैं आप? ये मुझे लगता है आप चंदू भाई जो बोल रहे थे पीछे कि 6 महीने पढ़ाई रोक नहीं सकते क्या, तो मैं बोलूंगा कि 6 महीने फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं रोक पाएंगे क्या? नहीं, दोनों बात जाके वहीं आ रहे। 6 महीने हम लोग इसको वेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना से तो सब सस्टेंड हो जाएंगे हम लोग। मगर इसकी गारंटी क्या है कि 6 महीने के बाद भी ये स्थिति सुधरेगी? नहीं, इमरान आज पूरा भारत खुल गया है, खुल गया है, आंकड़े रुक नहीं आंकड़े रहे, तो बढ़े, आंकड़े रुक बढ़ नहीं सकते, रहे, लेकिन बंद कुछ नहीं होगा। अब परिस्थिति देख के बंद कुछ नहीं होगा। इसके साथ की आदत डाल लेनी पड़ेगी, विद्यार्थी से लेके पेरेंट्स से लेके तो सारे एम्प्लॉयज तक भी। हो सकता है सिस्टम थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाए, जो क्लास में बच्चे हम 80 90 अब कुछ बंद तो नहीं होगा, अब तो कुछ बंद होने वाला है। कर दे कि आप 30 से ऊपर बच्चे नहीं बैठाएंगे, एक बेंच पे एक ही बैठेंगे, उसकी सिस्टम बन सकती है। वो सिस्टम में कितना समय लगेगा राहुल जी? सिस्टम में तो क्या एक क्लास कर दी तो अभी जैसे 70-80 बच्चे बैठा लेते कई जगह, 30-20 की क्लासेस दे दी तो WHO की चेतावनी क्यों आ रही है? बहुत सारी एजुकेशन संस्थाएं खाली पड़ी, उनको एडमिशंस नहीं मिलती है अभी। ऐसी भी कई सारी संस्थाएं बंद होने पे कई सारी संस्थाएं, तो डेस्क बेंच तो उनके पास भी है बैठने के। इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। शिफ्ट में हो सकता है, अलग अलग जगह पे हो सकता है, और एग्जाम्स अगर लेना है तो लेना ही, यानी कोई दिक्कत नहीं जाएगी लेने में। 2-4 महीने आगे पीछे होगा, लेकिन एग्जाम लेनी चाहिए। इस चीज पे हम सब एक मत है कि भाई एग्जाम होनी चाहिए, चाहे तरीका कोई भी, ऑनलाइन आप करो, घर पे बैठ के दो या बुला के लो, सही है जी। मुझे लगता है उससे क्या सिस्टम चेंज करे, क्लासरूम की संख्या कम करे, तो सारे जितने भी एजुकेशन संस्था है सपोर्ट करेंगी। या क्यों नहीं, जरूर करेंगे। सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग हैं, यानी सब संस्था यही चाहेंगी कि इसमें हम लोग जो भी योगदान दे सकते हैं हमें जरूर देना चाहिए, और हम लोग जरूर देंगे। ये हो गई अपनी कोरोना की बातें। मैं आप संस्था के लोगों से पूछना चाहूंगा, संस्था क्या चाहती है, ऑनलाइन एजुकेशन या क्लास में बैठा के? संस्था के सभी चीजें देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट, आपके एक जो भी व्यवसायिक रूप में जो भी हो, जो भी सारी चीजों को देखते, क्या चाहेंगे आप लोग? ऑनलाइन चाहेंगे आप लोग? नहीं, देखो अभी अगर अपन कोरोना से रिलेट अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन होना चाहिए। अगर तुम फेयर पूछते अगर है तो मैं तो कहूंगा कि बच्चा क्लास में आके जो पढ़ेगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पर जो पढ़ेगा, हाँ, जो वहां की जो पढ़ाई है और आप ऑनलाइन जो पढ़ाई करेंगे इसमें बहुत फर्क गिरता है। ये ठीक है, जैसे अपन ई लर्निंग वाली बात जो कर रहे हैं, अपन क्लासरूम में ई लर्निंग के माध्यम से जो पढ़ाते हैं वो बात अलग है, हाँ, और अपन ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो बात अलग होती है। तो थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा अगर स्कूल में आके पढ़ता है तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है बच्चे के हिसाब से। संदीप जी, आपकी टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी आपकी, समय हो रहा है अपना। मुझे भी लगता है कि क्लासरूम टीचिंग है कभी भी बेटर है और वही होनी चाहिए। हम सब तो वही चाहते हैं कि क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए। अनुज जी। अंबुज जी, मैं ये कहूंगा कि हमें देखिए, मैं इकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो हमने ये पढ़ा है कि जब परिस्थितियां आती हैं और बदलाव होता है तो उस परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को अडॉप्ट करना है, इवॉल्व होना है। तो हमें देखना पड़ेगा किन चीजों में हमें ऑनलाइन की आवश्यकता है, किन चीजों में हमें बिना ऑनलाइन के ही करना पड़ेगा। हमें उन स्थितियों के हिसाब से अपने आप को जो है ढालना पड़ेगा। कुछ चीजों में हम अभी परिस्थिति पूरी तय नहीं हुई ना कि कोरोना का होगा क्या करके, अभी तो हम संभावना देख रहे हैं कि मे भी ऐसा हो सकता। नहीं, हम उसी के हिसाब से सर मैं बोल रहा हूँ कि जो है आगे आने वाला जो भी समय है उसमें हम कंप्लीटली इस चीज को नहीं वो कर सकते, लेकिन जिन चीजों में बहुत आवश्यक है, जिन चीजों में हमें करना चाहिए उनमें हमें ऑनलाइन करना चाहिए। जिन चीजों में हम नहीं कर सकते ऑनलाइन तो उनमें हमें ऑफलाइन भी आना पड़ेगा, क्योंकि एक और उसके साथ जो है प्लस पॉइंट भी है कि बहुत सारे जो कोर्सेज है उनकी फीस में भी बहुत कमी आएगी अगर सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज कुछ जो सिर्फ ऑनलाइन चल सकते हैं उनमें भी आना, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शायद राहुल जी, क्या एजुकेशन के इस पे फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे, लोगों के खीसे पे? बहुत पड़ेगा। इस लॉकडाउन और इस कोरोना की वजह से इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। एजुकेशनल इकोनॉमी पूछ रहा हूं मैं सिर्फ। और एजुकेशनल इकोनॉमी में भी उसका जरूर, जो देश की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा तो उसका एजुकेशनल इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ कि काफी असर पड़ेगा।
गिरीश राहुल जी मेरा एक प्रश्न था आपको कि अभी ये देखा गया ये पाया गया है कि छोटे शहरों से बच्चे पूना या मुंबई पढ़ने के लिए जाते हैं कोरोना के बाद में, और उससे ये देखा गया है कि जो बाकी जो छोटी जगह है वहां के कॉलेजेस में काफी सीट्स एम्प्टी रह जाती थी। तो एज अ पेरेंट्स करके मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स लोग चाहेंगे कि अगर डिग्री लेना है तो उसको पूना मुंबई या बाकी जगह ना भेज के उसको वहां पढ़ाया जाए। क्या ऐसा होगा, आपको लगता है? या हो सकता है, क्योंकि सबसे बुरा असर कोरोना का कहीं पड़ा है तो वो मेट्रोज में पड़ा है। मुंबई, पूना, नागपुर, ये सभी शहर बुरी तरह से अफेक्टेड रहे। तो साल 2 साल तो अभी लोग यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे कोरोना रेड जोन में भेजने से जहाँ है वहीं सेफ रहेंगे तो वहीं भेजेंगे। तो मुझे तो वहां पे भी कॉलेज है और वहां पे शिक्षा मिल रही है, डिग्री मिल रही है, तो क्यों ना उसको वहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री दिलाई जाए या उसको फार्मेसी की डिग्री दिलाई जाए। इसका असर तो जरूर पड़ेगा और उस वजह से पेरेंट्स यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे एरिया में ही पढ़े और वहीं सेफ रहे। आलोक जी, आपकी आज की चर्चा में परिस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन होना चाहिए ये सभी चाहते हैं, लेकिन शिक्षा अच्छी क्लास में बैठ के ही दी जा सकती, ये भी दबे स्वर ने सबने स्वीकार किया। आपकी टिप्पणी आपकी। मैं भी आप लोगों से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन मैं एक चीज इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोरोना के बाद की शिक्षा पद्धति जो है इस पे हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति अगर भविष्य में आती है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं थे, हम लोग इसमें तैयार नहीं थे। इसलिए हमको अब जो बैठना है वो इस दिशा में है कि क्या हम लोग कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, इस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। और रही बात, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है चंदू जी कि शिक्षा तो आपको गुरुकुल में मिलेगी ना। ऑनलाइन ऑनलाइन में आप ऑनलाइन देखो, बात यह है कि आप क्या है ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान मिल सकता है। हाँ, मैं भी ज्ञान मिल सकता है, संस्कार शिक्षा संस्कार नहीं मिल सकता, संस्कार युक्त ज्ञान मिल सकता है जब तक इंटरेक्शन आपका नहीं होगा। फेस क्या है, फिर फेस वैल्यू क्या है, ये आप दूसरे को देखते हो, आप किसके साथ बैठते हो, बात करते हो, वही है ना। तो ये चीज तो आवश्यक है और ये होना भी चाहिए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कुछ ना होने से कुछ होना, और पार्शियली जैसे बात कर रहे हैं कि चलो बैठ क्या है, कम से कम ये तो कुछ शुरुआत तो हो, बच्चे खाली ना बैठे। इस दिशा में ठीक है कि इस समय देश के ऊपर संकट आया है, पूरे संसार पे संकट आया है, तो ये ठीक है। लेकिन हम लोगों को, मैं फिर से वही चीज कहता हूँ कि हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ में, पांडव जी हो गए, राहुल बोंद्रे जी हो गए, ऐसे लोगों के साथ में सरकार को बैठ के एक नई शिक्षा पद्धति बना के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज की सभी पैनल की चर्चा में पूरा शिक्षा पद्धति पे जो हमने आज चर्चा की, इसमें लोगों का स्वर तो यह है कि जो शिक्षा गुरु से मिल सकती है सामने इंटरेक्शन लेके, वो निश्चित रूप से ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन समय परिस्थिति देखते हुए हमें अपने निर्णय और विचार और पद्धति को बदलना समय की आवश्यकता है। आज हम गुरुकुल वाली बात कहीं नहीं देखते। गुरुकुल पहले हुआ करते थे, हमने धीरे धीरे सारी सिस्टम बदलते। ऑनलाइन में जैसे आलोक जी ने बताया कि आपको ज्ञान तो मिल सकता है लेकिन समझदारी नहीं मिल सकती। ज्ञान के साथ में यदि समझदारी चाहिए तो निश्चित रूप से हमको मास्टर के डंडे खाना जरूरी है, उसके बगैर ज्ञान के साथ समझदारी नहीं आती। डंडे बोलने का मतलब यह था मास्टर की फटकार हो, उनका सम्मान हो, जो भी हो, उसके बगैर हमें ज्ञान नहीं मिलता। तो ये पद्धति कोरोना से आज हम लड़ रहे हैं, बच रहे हैं और इससे धीरे धीरे हम सहमत होते चल जा रहे हैं। कोरोना हमारे साथ में या हम कोरोना के साथ में सस्टेंड होते चल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर ये कोरोना भी एक आम बीमारी जैसे फ्लू सारी है उसके समान हो जाएगी, हम इसे इसकी आदत हो जाएगी। इससे बाहर निकलना कैसे हमसे आ जाएगा। लेकिन आज हमारे सामने बहुत बड़े संकट की घड़ी है। हमें अभी है कि ये चर्चा सारी हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चों को हमको सुरक्षित रखना है। हमें जो सरकारी निर्देश दिए वो आज पालन करना है। जब तक इस कोरोना का अंदर का गुण पता नहीं चल जाता कि आखिर ये क्या करता है, तब तक हमें सुरक्षित रहना है। और आप सभी ने आज बहुत अच्छी पैनल की चर्चा रखी, जिसमें कई शिक्षा पद्धति और कई एग्जाम की पद्धति भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, सरकार को सूचित कर सकते हैं। जैसे घर बैठे एग्जाम देना, पॉसन करने से घर बैठे एग्जाम देना भी एक कम से कम उसकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हमको देखकर समझ में आएगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। इन बीसीएन और सिटी न्यूज़ की तरफ से यह परिचर्चा लगातार जारी रहेगी। कल किसी और सब्जेक्ट के साथ में आपके साथ और मिलेंगे। आपको यह हमारा चैनल कैसे लगा, हमारे परिचर्चा कैसे लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमें
फ़ोन पर भी सूचित कर सकते हैं। आपके अनुसार जो भी विषय रहेंगे हम उन पे विषय करेंगे। हमारे विषय आम जनता के विषय है, इसमें कहीं राजनीति नहीं है, कहीं प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। आम जनता के जो विषय रहते उसको लेकर हम यहाँ उससे संबंधित जो एक्सपर्ट है उनके साथ में चर्चा करते। आज के चर्चा के सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान, तुम्हारा बोलना कुछ रह गया था, यदि बोलना हो तो। हाँ बिल्कुल, मेरा यही बोलना था कि जिस तरह से सभी लोगों ने कहा कि ऑनलाइन पद्धत होना चाहिए, जी बिल्कुल, देश में ऑनलाइन डिजिटल के तरफ देश जा रहा है तो जाना चाहिए, मगर ये सिचुएशन हमारी अभी थी कि इसके कारण मजबूरन हमें इस समय ऑनलाइन पद्धति में आना पड़ रहा है। तो शायद इन फ्यूचर सभी शिक्षण संस्था उनकी जिस तरह से अपनी बात चली थी कि रोजगार किसी का जाना नहीं चाहिए, सभी शिक्षक संस्था भी अच्छी तरह से चलनी चाहिए, तो इसके लिए एक पैनल बिठाना चाहिए, एक टीम गठित करना चाहिए। अभी ये सही समय है इस क्रांति को आगे बढ़ाने का, जैसे डिजिटल क्रांति बोल रहे हैं कि सारी संसाधनें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो गांव है, छोटे दबके हैं, वहां तक जानी चाहिए, और शिक्षण संस्था से मिलजुल कर, और जितने भी जो स्टॉप लग रहा है उनको मिलजुल कर किस तरह से ये संस्था है एजुकेशन ग्रामीण तक बोलो या फिर बच्चे जो गरीब से गरीब तबका क्यों ना हो या ऊंचे से ऊंचा तबका क्यों ना हो, वहां तक जब इजी तरह से हम ई माध्यम से जब पहुंचेंगे तब शायद अपना देश सक्षम बनेगा। जी गिरीश जी का भी कुछ कहना होगा तो बिल्कुल कह सकते। जी ठीक है, जो आपने कहा एकदम सही बात है। यानी समय के हिसाब से बदलाव भी बहुत जरूरी है, मगर ये जैसी चंदू भैया ने बताया कि गुरुकुल पद्धति जो है, एक मेरी तो राय यही है कि बच्चा घर पे पढ़ना और स्कूल में आके पढ़ना, इसमें फर्क है। मुझे लगता है कि बच्चा जब स्कूल में आके पढ़ेगा तो वो ज्यादा डेवलप अच्छे से होगा, मगर परिस्थिति के हिसाब से आदमी को बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आज की चर्चा हम ये रखते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।